हेलो फ्रेंड्स। आज हम आरबीआई की मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके पहले हमने आरबीआई के डिस्कशन के बारे में जाना था कि आरबीआई क्या होता है ना। इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, आरबीआई के जो बैंक सेंट्रल बैंक के रूप में क्या कार्य होते हैं तथा विकासात्मक क्या कार्य होते हैं, इसको हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। आज हम देखेंगे आरबीआई की मौद्रिक नीति। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे अवधारणा, है ना। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है वो केंद्रीय बैंक की वो नीति जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है ना। मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है कि किस तरीके से मार्केट में जो मनी सर्कुलेशन होता है ना, मार्केट में जो मनी सर्कुलेशन होता है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है ना। मनी सर्कुलेशन को रेगुलेट करना आरबीआई की मौद्रिक नीति कहलाती है ना। इस नीति के माध्यम से केंद्रीय बैंक सरकार की राजकोषीय नीति के साथ तालमेल बनाकर आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाने का प्रयास करती है ना। केंद्र सरकार, जो केंद्रीय सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति बनाई जाती है ना, फिस्कल पॉलिसी और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। फिस्कल पॉलिसी और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सरकार की फिस्कल पॉलिसी के साथ अपने तालमेल बनाने का प्रयास करती है ना। और इससे क्या होता है ना, आर्थिक समृद्धि, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अब मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है ना। मॉनेटरी पॉलिसी के अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना, है ना। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना, है ना। मुद्रा की तरलता मतलब जो मार्केट में कितना कितना मतलब पैसा कितना कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक तरह से नियंत्रित रूप में मार्केट में पैसा अवेलेबल होना चाहिए, है ना। मान लो अगर ज्यादा पैसा हो गया, है ना, ज्यादा पैसा हो गया तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाएगी, है ना। और अगर पैसा काफी कम मात्रा में हो गया तो वो भी एक तरह से नुकसान है। इससे क्या होगा, आर्थिक समृद्धि दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मुद्रा की जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो तरलता है उसको नियंत्रित करना मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य कीमत स्थिरता, विनिमय स्थिरता और आर्थिक संतुलन को बनाए रखना। मुद्रास्फीति और आर्थिक समृद्धि के मध्य सामंजस्य को स्थापित करना भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना, है ना, इस तरह की नीति अपनाना जिससे कि औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिले। नियंत्रित प्रसार की नीति को नियंत्रित प्रसार की नीति को लागू करना। ठीक है। मौद्रिक नीति का एक और लक्ष्य कौन सा है कि मौद्रिक नीति का है नियंत्रित प्रसार, है ना, कंट्रोल्ड एक्सपांशन की जो नीति है उसको लागू करना। अब मौद्रिक नीति के सामान्यतः दो प्रकार होते हैं, है ना। सामान्यतः दो प्रकार की मौद्रिक नीति होती है। एक होती है कठोर मौद्रिक नीति और दूसरी होती है मतलब सस्ती मौद्रिक नीति, है ना। टाइटन और सॉफ्टन मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। कठोर मौद्रिक नीति के तहत क्या होता है कि ब्याज दरें सामान्यतः ज्यादा होती है ना। कठोर मौद्रिक नीति के जो अंतर्गत जो ब्याज दरें होती हैं वो ज्यादा होती है ना। कठोर मौद्रिक नीति इसके अंतर्गत आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि करके तरलता को कम करने का प्रयास किया जाता है। परिणाम स्वरूप समग्र मांग में कमी आती है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि बाजार में अगर ज्यादा तरलता, है ना, तरलता मतलब मार्केट में मनी का सर्कुलेशन ज्यादा है ना, ज्यादा धन एकत्रित है मार्केट में, है ना, ज्यादा मनी अवेलेबल है, तो उसको सोखने के लिए, है ना, सोखने के लिए या उसको मार्केट से खींचने के लिए, है ना, मार्केट से खींचने के लिए कठोर मौद्रिक नीति का कठोर मौद्रिक नीति का अनुपालन किया जाता है ना। इससे क्या होता है, मांग में कमी आ जाएगी, है ना, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो मांग में कमी आ जाएगी और इससे मुद्रास्फीति, है ना, इन्फ्लेशन पर नियंत्रण हो पाएगा, है ना। दूसरी होती है सस्ती मौद्रिक नीति, है ना। सस्ती मौद्रिक नीति कठोर मौद्रिक नीति के जस्ट अपोजिट होती है। कहने का तात्पर्य ये कि इसमें ब्याज दरें कम हो जाती है ना। ब्याज दरें कम हो जाएगी, है ना, ब्याज दरें कम हो जाएंगी तो तरलता बढ़ जाएगी इसमें, है ना। मार्केट में जो लिक्विडिटी का फ्लो है वो बढ़ जाएगा, है ना, तरलता बढ़ जाएगा। ठीक है। तरलता बढ़ जाएगा मतलब मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, है ना।
सस्ती मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कमी की जाती है ना। परिणाम स्वरूप तरलता में वृद्धि होने लगती है तथा ये औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करती है ना। इससे क्या होगा, मार्केट में औद्योगिक मतलब उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बाजार में ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा चीजें जैसे औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, है ना। लोगों के पास बचत और निवेश के लिए ज्यादा धन एकत्रित होगा, लोग ज्यादा चीजें खरीद सकेंगे, है ना। इसलिए सस्ती मौद्रिक नीति का इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मौद्रिक नीति के उपकरण, है ना, मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से? दो तरह से मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं। पहला है मात्रात्मक उपकरण, है ना, मात्रात्मक उपकरण, और दूसरा होता है चयनात्मक उपकरण, है ना। चयनात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण मतलब मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है ना। इसमें मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है ना। जबकि चयनात्मक के अंतर्गत मुद्रा के उपयोग को भी, है ना, मुद्रा के उपयोग को भी, कि किस क्षेत्र में उपयोग होगा उसको नियंत्रित किया जाता है ना। तो मात्रात्मक उपकरण है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके अंतर्गत दो चीजें आती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, है ना। इसको अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, है ना। वेरिएबल रिजर्व रेशियो, है ना, परिवर्तनीय कोष अनुपात। इसके अंतर्गत केस रिजर्व रेशियो आता है ना, और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो आता है ना। मात्रात्मक उपकरण में बैंक रेट आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है ना, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आता है ना। ये मात्रात्मक उपकरण है। इसके अंतर्गत मैंने जो बताया कि मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। जबकि चयनात्मक उपकरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, मार्जिन सीमा निर्धारण, साख राशनिंग, है ना, क्रेडिट राशनिंग जिसे हम कहते हैं, और नैतिक दबाव, है ना, मोरल प्रेशर। ये चीजें मुद्रा के उपयोग को नियंत्रित करती है, अर्थात चयनात्मक उपकरण के साधन है। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत दो चीजें आती है, मात्रात्मक उपकरण और चयनात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत एलएएफ आता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके दो प्रकार है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। वीआरआर आता है मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत। इसके दो पहलू है, सीआरआर और एसएलआर। मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत बैंक रेट आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ आता है। ठीक है। चयनात्मक उपकरण में मार्जिन सीमा निर्धारण, साख राशनिंग और नैतिक दबाव जैसी चीजें आती है ना। तो मात्रात्मक उपकरण को हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें केवल मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, मुद्रा के उपयोग को नहीं। ठीक है। तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, है ना। इसके अंतर्गत आरबीआई अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक तरलता को समायोजित करती है ना। इसके अंतर्गत आरबीआई अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक तरलता मतलब एक वर्ष से कम, एक वर्ष से कम, है ना, अल्पकालिक तरलता को समायोजित करती है। इसके अंतर्गत दो चीजें आती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, है ना। रेपो रेट क्या होती है, वो ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण देता है ना, अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण देता है ना। और यहाँ आरबीआई द्वारा ऋण देने का आधार वैध प्रतिभूतियां होती है ना, वैध प्रतिभूतियां होती है। ठीक है। अगर आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है तो इससे मार्केट में तरलता कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो जो आरबीआई के पास जो व्यापारिक बैंक को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण ज्यादा ऋण ये वहां पे दे देंगे, किसको, आरबीआई को दे देंगे। तो मार्केट से जो तरलता है वो कम हो जाएगी, है ना। मतलब मार्केट से लिक्विडिटी सोखने के लिए रेपो रेट अगर बढ़ा दी जाए तो बैंक अपना धन आरबीआई को देने लगती है। ठीक है। कहने का तात्पर्य है, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो मार्केट से लिक्विडिटी निकाल ली जाती है। ठीक है। दूसरा आता है रिवर्स रेपो रेट, है ना। रिवर्स रेपो रेट क्या आता है, वो ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण देता है ना। अर्थात वो ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई मुद्रा बाजार से अतिरिक्त तरलता का शोषण करती है ना। यहाँ पे रिवर्स होगा, सॉरी, है ना। कहने का तात्पर्य, अगर रिवर्स रेपो रेट दर कम है तो तरलता अधिक होगी, है ना। रिवर्स रेपो रेट अगर दर
कम है तो तरलता अधिक होगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है परिवर्तनीय कोष अनुपात, है ना, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपनी कुछ राशि रिजर्व कोष में सुरक्षित रखनी होती है। यद्यपि यह राशि परिवर्तित होती रहती है ना। यह रिजर्व कोष दो प्रकार का होता है ना। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है सीआरआर, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपने एनडीटीएल, है ना, एनडीटीएल क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा आरबीआई के पास नगद स्वरूप में रिजर्व रखना होता है, जिसे नगद आरक्षी अनुपात कहते हैं। एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, टाइम लाइबिलिटीज ना, देयताएं, है ना, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, है ना। तो इसमें क्या होता है, सीआरआर में क्या होता है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत प्रत्येक बैंक को, है ना, प्रत्येक बैंक को अपना कुछ धन, है ना, जो डिसाइड करती है आरबीआई, वो कहाँ पे रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है ना, है ना। कुछ प्रतिशत हिस्सा कहाँ रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सीआरआर, है ना, नगद आरक्षी अनुपात। ठीक है। अब देखो एक बात, यह देखो, अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ाती है ना, अगर इसमें वृद्धि करती है, तो जो बैंकों के पास है वो धन है वो कम हो जाएगा, है ना, धन कम हो जाएगा, तो तरलता कम हो जाएगी, क्योंकि कम लोन दे पाएंगे लोगों को, है ना, मार्केट में जो कम धन है वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, तरलता कम हो जाती है। ठीक है। अगर नगद आरक्षी अनुपात बढ़ता है तो तरलता कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है सांविधिक तरलता अनुपात, है ना, इसे एसएलआर कहते हैं। बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949 के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा स्वयं के पास नगद स्वरूप में रिजर्व रखना होता है। यह रिजर्व नगद रूप में, गोल्ड के रूप में या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे कोई बैंक है ना, बैंक है, ठीक है, इसके पास 100 रुपए है, तो कुछ रुपए तो यहाँ पे ये सीआरआर के रूप में रख दिया इसने। ठीक है। कहाँ पे रख दिया, आरबीआई के पास। ठीक है। अब यहाँ पे इसको अपने पास भी कुछ रखना होता है, कुछ प्रतिशत, इस 100 रुपए का कुछ प्रतिशत, मान लो कि 100 रुपए है, इसका कुछ प्रतिशत अपने पास भी रखना होता है, बैंक को स्वयं के पास रखना रहता है। ठीक है। तो स्वयं के पास रखना रहता है रिजर्व के रूप में, वो गोल्ड के रूप में हो सकता है, नगद रूप में हो सकता है, या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीआरआर माइनस कर दो, एसएलआर माइनस कर दो, तो जितना बचा है वो उपयोग करती है ना, मार्केट में चलाने के लिए, तरलता बनाए रखने के लिए, जो बचा हुआ अमाउंट है वो मार्केट में तरलता बनाने के लिए, है ना। तो कहने का तात्पर्य, अगर सांविधिक तरलता अनुपात बढ़ता है, मान लो ये अपने पास जो धन रख रही है इसको अगर बढ़ाया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो तरलता तरलता कम हो जाएगी, है ना। अगर एसएलआर बढ़ता है तो तरलता कम हो जाएगी। सेम टू सेम इसका उल्टा है, अगर तरलता कम होती है तो मार्केट में सॉरी, अगर सांविधिक तरलता अनुपात कम होता है तो मार्केट में तरलता बढ़ जाएगी, है ना। अगर आरबीआई कहती है कि आप एसएलआर कम रखिए, तो इसके पास जो अपना धन है मार्केट के लिए वो ज्यादा हो जाएगा और तरलता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो ये सांविधिक तरलता अनुपात होता है। कुछ अन्य चीजें भी हैं, जैसे साख सृजन का कार्य कौन करती है, व्यावसायिक बैंकों के द्वारा साख सृजन किया जाता है ना, इसे हम क्रेडिट फॉर्मेशन कहते हैं, है ना, क्रेडिट, है ना, क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट फॉर्मेशन ये कौन करती है, व्यावसायिक बैंक करती है। जबकि क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई के द्वारा किया जाता है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, जो मैंने अभी बताया था, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो क्रेडिट कंट्रोल के लिए ही तो होती है, जबकि साख सृजन व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य है। ठीक है। तो आज हमने जो आरबीआई के, मतलब आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक नीति होती है उसके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जाना।
आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताइए कि वर्तमान में एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कितने प्रतिशत है। ठीक है? अगले वाले वीडियो में हम इनके आगे की चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।